फाइनल फेज एक्टिवेटेड, गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये एक वॉर है, एक ऐसी वॉर जिसमें सिर्फ एक ही एंटिटी खड़ी है पूरी दुनिया के सामने, और उसके खिलाफ जो आ रहा है, उसकी तन्हा मौत, उसका खामोश रीबर्थ और सदियों का दर्द, इन सब ने यूज बना दिया है वो चीज जो कोई इंसान कभी नहीं बन सकता। वो अकेला है लेकिन काफी है। सोचो, तुम मर जाओ और दोबारा जन्म मिले, लेकिन इंसान नहीं, एक पेड़ बनकर। एरोफ की ह्यूमन लाइफ खामोशी से खत्म हो जाती है। सिर्फ 22 साल की एज में वो बारिश से भीगी सड़क पर पड़ा होता है और लोग उसके पास से बिना रुके गुजरते जा रहे होते हैं। कोई भी नहीं रुकता, कोई भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता। वो अपनी पूरी जिंदगी काम करते हुए मर जाता है बिना कभी किसी मीनिंगफुल कनेक्शन के। आखिर में वो आंखें बंद करता है, ये मानकर कि अब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन अंधेरा टूटता है, एक ठंडी मैकेनिकल आवाज उसके दिमाग में गूंज जाती है, रीबर्थ कंप्लीट। वो दोबारा होश में आता है, लेकिन इस बार उसका बॉडी ही नहीं है। जब वो बार्क के एक छोटे से क्रैक से बाहर झांकता है, उससे एहसास होता है उसकी उंगलियां अब ब्रांचेस बन चुकी है और उसकी स्किन लकड़ी। वो एक छोटे से पौधे के अंदर फंसा हुआ है, कंप्लीटली पैरालाइज्ड। ना वो हिल सकता है, ना बोल सकता है, जड़ से जुड़ा हुआ, और एक साइलेंट फिक्स्ड पर्सपेक्टिव से जंगल को अपने आसपास बदलते हुए देख रहा है। ये एंडलेस साइलेंस तब टूटता है जब एक खून से लटपट मरने के करीब भेड़िया उसकी रूट्स के ऊपर गिर जाता है। उस पल उसके अंदर कुछ हिलता है, एक पुराना ह्यूमन इंस्टिंक्ट, एक जोरदार एम्पैथी, एक एहसास, इससे बचाना है। जैसे ही ये डिजायर एक्टिवेट होता है, उसके अंदर एक सिस्टम जाग उठता है, एक इनविजिबल मैकेनिज्म जो उसकी सोच को रिस्पॉन्ड करता है। और फिर स्किल अनलॉक्ड। लाइफ एनर्जी उसकी रूट से फ्लो करती है सीधा उस भेड़िए के बॉडी में। उसकी कंडीशन स्टेबल होने लगती है, टिश्यूज रिपेयर होने लगते हैं, और तब आरएफ को समझ आता है वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक कॉन्डुइट है। अपने इंटेंट पर फोकस करके वो फॉरेस्ट के बायोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने आसपास की लाइफ के लिए एक लिविंग बैटरी बन चुका है। भेड़िया धीरे धीरे ठीक हो जाता है और हर दिन वापस उसके पास आता है। उस एक कनेक्शन के थ्रू आरएफ एक इंपॉर्टेंट सच समझता है, कनेक्शन फ्री नहीं होता, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कुछ महीनों बाद जंगल का कैनोपी खुल जाता है और एक ग्रुप भूखे डेर हुए ह्यूमन रेफ्यूजीज उसकी जगह पर आ जाते हैं। उन्हें लीड कर रही होती है एक छोटी सी लड़की, मीरा। आरएस फिर से अपनी पावर यूज करता है। वो मिट्टी में एनर्जी डालता है, क्लीन पानी को सरफेस पर लाता, अपनी ब्रांचेस पर फ्रूट्स उगाता है और उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कैनोपी बना देता है। इस बार लोग रुक जाते हैं, वो वहीं रहने लगते हैं, उसके आसपास अपने घर बनाते हैं, उसे एक सेक्रेड रेलिक डिक्लेयर कर देते हैं, और धीरे धीरे एक पूरी सिविलाइजेशन उसके प्रोटेक्शन पर डिपेंड हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनकी वर्शिप एक गहरा डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। गांव के लोग उसे एक अनटचेबल भगवान की तरह पूजने लगते हैं। उनके लिए वो एक देवता है, एक प्रोटेक्टर, एक सोर्स ऑफ लाइफ। लेकिन आरएफ के अंदर अभी भी एक इंसान जिंदा है और वो इस पेडिस्टल से अंदर ही अंदर नफरत करता है। वो वर्शिप नहीं चाहता, वो सिर्फ एक सिंपल सा कनेक्शन चाहता है, एक ऐसा रिश्ता जो दोनों तरफ से हो, जो उसे अपनी पहली जिंदगी में कभी नहीं मिला। और फिर एक एक्सेप्शन आती है, मीरा। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती है, वो रोज उसके पास लौट कर आती है, उसकी रूट्स के पास बैठकर खामोशी में बातें करती है, अपने डर शेयर करती है, अपनी छोटी छोटी खुशियां, अपनी उम्मीदें, और कभी कभी बस अपनी नॉर्मल लाइफ के सिंपल मोमेंट्स। आरएफ बस सुनता रहता है, चुपचाप, बिना कभी जवाब देने की एबिलिटी के। और धीरे धीरे उससे समझ आता है उसकी लाइफ का मीनिंग लोगों की वर्शिप में नहीं है, ना ही उसकी पावर में, बल्कि एक इंसान की जिंदगी को क्वाइटली विटनेस करने में है। लेकिन शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं। एक दिन सब कुछ टूट जाता है। एक पड़ोसी राजा को इस ट्री के एग्जिस्टेंस का पता चल जाता है और वो अपनी आर्मी भेजता है उसका मैजिकल कोर हासिल करने के लिए। इस बार आरएफ रिएक्ट करता है एक्सट्रीम तरीके से। वो अपनी सारी इंटरनल एनर्जी खर्च कर देता है। जमीन उसका वेपन बन जाती है। मैसिव ग्लोइंग रूट्स मिट्टी को चीर कर बाहर निकलती है, इन्वेडिंग आर्मी को कुचल देती है, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। लेकिन हर पावर की एक कीमत होती है, और ये कीमत बहुत हैवी है। उसकी लीव्स सूखने लगती है, उसकी बार्क टूटने लगती है, और उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगती है। परमानेंट डेथ बस एक कदम दूर। तभी उस अंधेरे में एक नई आवाज गूंजती है, एवोल्यूशन अवेलेबल, बिकम वर्ल्ड ट्री। ये उसका लास्ट चॉइस है, आखिरी डिसीजन। वो एक्सेप्ट करता है, अपनी रेस्ट की लास्ट चांस छोड़ देता है और एक पेनफुल मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करता है। सिर्फ एक वजह से, मीरा और उसका गांव। उसकी एवोल्यूशन शुरू होती है, उसकी रूट्स पूरी दुनिया में फैल जाती है, हर कोने में, हर जगह। और फिर वो सिर्फ एक ट्री नहीं रहता, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाता है।
हर लिविंग क्रीचर के इमोशंस उसके अंदर फील होने लगते हैं, लेकिन इमॉर्टैलिटी एक गिफ्ट नहीं है, ये एक बोझ है। अब वो एक जगह परमानेंटली लॉक्ड है, हिल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है कैसे लोग बूढ़े होते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं, सालों के साल बीत जाते हैं और फिर मीरा वापस आती है। अब वो एक कमजोर बूढ़ी औरत है। वो उसकी ग्लोइंग बार को हाथ लगाती है, धीरे से मुस्कुराती है और कहती है शुक्रिया, और फिर वो वही अपनी आखिरी सांस लेती है। उस पल आरिफ सब कुछ समझ जाता है। दुनिया से कनेक्ट होना एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जहां तुम हर उस इंसान को खो देते हो जिसे तुम प्यार करते हो। सदियां बीत जाती है, सिविलाइजेशंस उठती है, गिरती है और फिर दोबारा बनती है। उसका दर्द कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वो उससे तोड़ता भी नहीं, वो उससे कुछ और बना देता है, एक ऐसी एंटिटी जो इमोशनली अनब्रेकेबल है। और फिर एक दिन आसमान फट जाता है, एक डार्क रिस्ट रियलिटी को चीर देता है और उस अंधेरे से मॉन्स्टर्स नीचे उतारने लगते हैं। सिस्टम की आवाज एक आखिरी बार गूंजती है। फाइनल फेज एक्टिवेटेड, गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये एक वॉर है, एक ऐसी वॉर जिसमें सिर्फ एक ही एंटिटी खड़ी है पूरी दुनिया के सामने, और उसके खिलाफ जो आ रहा है, उसकी तन्हा मौत, उसका खामोश रीबर्थ और सदियों का दर्द, इन सब ने यूज बना दिया है वो चीज जो कोई इंसान कभी नहीं बन सकता। वो अकेला है, लेकिन काफी है।